हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डिफिनेशन और क्या उसका कॉन्सेप्ट है हमने देखा था। आज मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेरिवेशन करना सिखाऊंगा। और अगर आप इस लेक्चर को देखने जा रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने कूलॉम्स लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में कराया है उसका डेरिवेशन आप ज़रूर करें, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो अगर आपने कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लेंगे, फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेरिवेशन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप वीडियोस को देखें, खासकर कोई डेरिवेशन देखें, तो पेन और पेपर लेके बैठें। जितने स्टेप मैं करते जा रहा हूँ उतना स्टेप भी आप साथ साथ पेन पेपर ले करिए। जहाँ आपको लगता है वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करिए साथ साथ, क्योंकि तभी आपको इसका हेल्प होगा। तो चलिए हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ड्राइव करते हैं। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है मैंने आपको बता दिया है, उसी के आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया है, ठीक है। इसको नहीं आपको पता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चार्जेस लिए हैं। एक चार्ज हमारा होगा Q1, दूसरा हमारा चार्ज हो गया Q2 और तीसरा हमारा चार्ज हो गया Q3। अब इन सब का हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो Q2 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2। जो Q3 है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया R3 और Q1 का पोजीशन वेक्टर हो गया R1। इतना बहुत ही बेसिक था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने कहा क्या था कि हम फाइंड करते हैं द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ ए पॉइंट चार्जेस, या किसी एक सिंगल चार्ज पे बाकी चार्जेस को जैसे क्या फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम जो भी इफेक्ट देख रहे हैं वो Q1 के लिए देख रहे हैं, यानी Q1 पे बाकी चार्जेस क्या फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, Q3 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि क्या है ये रिपल्सिव फोर्स है। तो जो चार्ज 1 पे फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू चार्ज 2 वो क्या हो जाएगा, F12, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। चार्ज 3 जो चार्ज 1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, F13, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो यहाँ पे ओरिजिन पे क्या है, चार्ज है हमारा, ओरिजिन मतलब 0 मान सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखने को लिख सकते हैं F10, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यानी सिंपली क्या आ जाएगा, ये आपका फोर्स F1 सीधे ओरिजिन के लिए, जो इन दोनों का रिजल्टेंट भी होगा। अब जैसा मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के डेफिनेशन में आपको बताया था कि किसी एक गिवन चार्ज पे हम बाकी चार्जेस की वजह से पहले फोर्स फाइंड करेंगे, इंडिविजुअली फोर्स फाइंड करेंगे बाय द कूलॉम्स लॉ, और उसके बाद टोटल फोर्स जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारे फोर्सेस का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा F12। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F12 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो अब मैं जब F12 लिखूंगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² और ये R कैप। अब ये कहाँ से जा रहे हैं हम, 2 से 1 की तरफ, यानी यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हो जाएगा R कैप 12 और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा R12। अब ये कैसे हुआ, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म देख सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए भी क्या लिखेंगे हम R12, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे R कैप 12। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने फाइंड कर लिया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक। अब इसी तरीके से मैं फाइंड करूंगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। तो आप उसको लिए क्या लिखेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे F13, बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा r⁻13, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर r13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर 13 और यहाँ पे r⁻13। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो चार्जेस केवल लिए थे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड किया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा ये, अगर मैं एक और चार्ज ले लूँ, 4th चार्ज, 5th चार्ज, 6th चार्ज, तो डिफरेंस किसका आएगा। आप देखिए यहाँ फोर्स ऑन 1, यहाँ फोर्स ऑन 1, ये तो कॉमन है, यानी ये बात क्लियर है कि हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू अदर चार्जेस। तो जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चार्ज कर रहे थे, चार्ज 2 की वजह से 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे केवल 2 और ये 2 आ गया है। जब 3 की वजह से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया है, 3 और 3 आ गया है। तो अगर आप इसको सिमिलर पैटर्न पे लेके जाएंगे तो जब मैं लिखूंगा F14 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज कोई Q4 ले लें, तो यहाँ पे क्यों फर्क क्या आएगा, यहाँ पे Q4 आ जाएगा और डिस्टेंस में R14 हो जाएगा। इस तरीके से हम n चार्जेस के लिए यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे जनरलाइज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखा था, तो जो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ली है, हम इस डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर लिखना है तो मैं प्रीवियसली बता चुका हूं कि यहाँ पे जो वेक्टर R12 होगा ये होगा R1 माइनस R2। ठीक, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है ये होता है वेक्टर R अपॉन मॉड R। तो यहां पे जब मैंने R12 की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या होगा R1 माइनस R2। तो इस हिसाब से मैं यहां पे फिर इस r⁻12 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं। तो जरा देखिएगा ध्यान से मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखने जा रहा हूं। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या होगा, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। Q1 Q2 में भी कोई चेंज नहीं है। आपका चिन्ह किस में आएगा, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में लिख रहे हैं, अब पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये R12 है कैसे मिलेगा, R1 माइनस R2 करने पर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है ना, तो इसका मॉड लेंगे, तो मॉड का मतलब क्या हो गया, ये R12 की वैल्यू हो गई वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा किसका, यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो होता है ये होता है वेक्टर R अपान मॉड R। तो वेक्टर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेक्टर R है आपका R12, यानी ये हो गया R1 माइनस R2 और अपॉन ये मॉड R यानी R1 माइनस R2 का मॉड। तो इस हिसाब से आप देखिए आप F13 का भी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। क्यों, बहुत आसान है आपके लिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। अब देखिए यहाँ पे R स्क्वायर 13 की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे जब R12 था तो आपने R1 माइनस R2 किया, यहाँ पे जब R13 है तो आप क्या करेंगे, R1 माइनस R3 करेंगे, यानी मॉड R1 माइनस R3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और r⁻13 इसमें क्या होगा वेक्टर R, दैट इज R1 माइनस R3 और अपॉन मॉड R1 माइनस R3। इतनी चीजें आप पहले कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं इसका करने जा रहा हूं, मैं अलग अलग टर्म्स में टोटल फोर्स फाइंड करूंगा चार्ज Q1 पे। एक बार सिंपल टर्म में यानी ये, और एक बार पोजीशन वेक्टर के टर्म में यानी ये और ये। तो इसे आप इक्वेशन मान सकते हैं। तो इसे आप ले लीजिए 1, ठीक है, इसे आप ले लीजिए 2, यहाँ इसको आप ले लीजिए 3 और इसे ले लीजिए आप 4, और ये है हमारा F13। बस फर्क क्या है, जो वेक्टर 1 सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 3 है ये हमारा फोर्स है, बस ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, सिंपल वेक्टर फॉर्म में है। और जो इक्वेशन 2 और 4 है ये हमारा वेक्टर फॉर्म में ही पोजीशन वेक्टर के टर्म में है। ठीक है, तो अब हमें टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं चार्ज Q1। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, क्लीन करने जा रहा हूँ, आपने पास वैल्यू जरूर लिख लीजिएगा। चलिए, तो कोई भी चीज अगर फिजिक्स में है तो जो उसका डिफिनेशन है, जो उसकी थ्योरी है, उसी पे ही उसकी मैथ चलती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा वही चीज आपको फिर उसके एप्लीकेशन में मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम फाइंड करते हैं टोटल फोर्स ऑन Q1।
तो जब मैंने आपको कल प्रिंसिपल बताया था तो मैंने ये बताया था कि टोटल फोर्स ऑन ए Q1 इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये मैंने बताया था, फिर से देख लीजिएगा। तो अब मैं लिख सकता हूं टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ये क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ठीक है, ये इतना होगा। तो यहाँ पे टोटल फोर्स क्या होगा भाई, टोटल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स होगा F1। ठीक, तो यहाँ पे टोटल फोर्स F1 कैसे मिलेगा, इसको आप क्या करें, आपने निकाला था पहले कौन सा फोर्स, 1 पे ड्यू टू 2 यानी F12, फिर आपने क्या निकाला F13, ऐसे ही आप F14 भी फाइंड कर सकते हैं, F15 भी फाइंड कर सकते हैं। इनका हमें क्या करना है, वेक्टर सम, ये वेक्टर के फॉर्म में है तो सिंपली एडिशन लगा दीजिए, सम हो गया। तो ये ऐसे कहाँ तक जा सकता है, देखिए सब में 1 तो आपका कॉमन है, केवल ये सेकंड टर्म ही आपका वेरी हो रहा है, यानी ये n तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा F1n, समझ रहे हैं। तो ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए इसका पहला टर्म लिखा। अब हमें एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए बहुत ही टफ नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए जो आपके पास वैल्यू है उसे आप पुट करते जाइए। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा F, ये क्या होगा, पहले तो आप F12 की वैल्यू लिखिए। तो F12 की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²12 और ये R⁻12, फिर प्लस आप लिखेंगे F13, तो 1/4πε0 Q1 Q3 R²13 और ये R⁻13, प्लस ये एंड सो ऑन डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये आपका क्या मिलेगा लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, आप इसको बना सकते हैं 1/4πε0 Q1 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Qn, यहाँ पे क्या हो जाएगा R²1n और यहाँ पे हो जाएगा R⁻1n। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस पूरे टर्म में आपका देखिए Q1/4πε0 सब में है, कॉमन है, इसको हम बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो जो टोटल फोर्स F1 है इसके लिए हमने Q1 और ये अपान 4πε0 इतना हमने कॉमन कर लिया। तो अंदर देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले टर्म पे मिलेगा आपको Q2/R²12 और यहाँ पे मिलेगा आपको R⁻12, प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको Q3/R²13 और ये R⁻13, प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे कहाँ तक जाएगा Qn/R²1n और ये R⁻1n। तो आपने जो ये किया इतनी चीज़, यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसी को आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसी को और जनरल कर सकते हैं। मैंने आपको 11th में सिखाया, कैसे सिखाया देखिए, F1 ये Q1/4πε0 इसको ऐसे रहने दीजिए, और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम, एडिशन। तो जब ये एडिशन सीरीज़ है, सम सीरीज़ है, यानी ये सीधे 1 2 3 ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहा है और एडिशन में है, तो इसको लिखने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है कि इसको लिख दिया हम सिग्मा के टर्म में। तो जब मैंने सिग्मा लिख दिया तो यहाँ पे सिग्मा क्या बता रहा है कि हमारे पास एक सीरीज़ है कॉन्टिन्यूअस जिसके बीच में क्या है, एडिशन है, तो मैंने सिग्मा लिख दिया। जो टर्म है आप उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे टर्म क्या है, पहला Q है टर्म, नीचे क्या है टर्म, R² है टर्म, और देखिए 1 सब में कॉमन है तो 1 आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, और यहाँ पे ऐसे ही R⁻, और देखिए 1 1 1 सब में कॉमन है तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए वेरिएबल क्या है इसमें, मतलब चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 2 3 3 और फिर ऐसे n n। तो जो वेरिएबल टर्म है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, i। तो यहाँ पे हो गया i और यहाँ पे भी हो गया i। ये i हमारा क्या है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से हम देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी वेरी कर रहा है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर कहाँ तक, n तक। तो इसके भी आगे क्या लिख दिया, i। तो इस इक्वेशन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है, ये पूरा सीरीज था एडिशन में, तो मैंने सिग्मा का यूज़ किया। ठीक, जो वेरिएबल हैं यानी जो चेंज हो रहे हैं हर एक टर्म में उसको मैंने i ले लिया, जो कॉन्स्टेंट्स है उसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे i की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यानी उसकी लोअर लिमिट क्या है, और i की वैल्यू खत्म कहाँ तक हो रही है, यानी उसकी हायर लिमिट क्या है, वो हम इस सिग्मा के टर्म में बताएंगे। ठीक है, तो सिग्मा के नीचे जो लिखते हैं i इक्वल टू, वो हमारा बताता है लोअर टर्म, यानी i की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है
और ये फाइनल कहाँ तक जा रहा है उसको अपर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से, ठीक, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, एन पे, यानी इस आई की जो लोअर लिमिट है वो है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एन, यानी ये एन वैल्यू तक जाएगी। तो इसके बाद 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। तो अब इसी क्वेश्चन में आप जब आई की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपको ये पहला टर्म मिल जाएगा, 3 रख देंगे दूसरा टर्म मिल जाएगा, 4 रख देंगे तीसरा टर्म मिल जाएगा, ऐसे करते करते नेक्स्ट आपको टर्म मिलते जाएंगे। तो ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का रिजल्टेंट, ठीक है, और इसी से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो इसी को हम और क्या कर सकते हैं, इसी को हम पोजीशन वेक्टर के भी टर्म में लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमने पहले तो एक वेक्टर फॉर्म में सिंपली कर दिया। इसे अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में करना हो तो मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जो होगा F, ये होगा F12 प्लस F13 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये F1n तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैंने 2 और 4 इक्वेशन में वैल्यू निकलवाई थी, फाइंड कराई थी, वो आपको पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल फोर्स F, यहाँ पे F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे F12 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर R माइनस वेक्टर R2, और नीचे देखिए क्या हुआ, मैं दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जो आपका सिंपल था, तो R1 माइनस R2 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। इसी तरीके से सेकेंड टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 अपॉन मॉड R1 माइनस R3 का क्यूब आ गया। कैसे आ गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको प्रॉब्लम है, तो आप इससे पहले का जो कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में देख लीजिएगा। तो प्लस एंड सो ऑन में nth टर्म लिखूंगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, आप देख सकते हैं Q1, यहाँ पे Qn हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस Rn, और यहाँ पे क्या होगा R1 माइनस Rn का क्यूब। तो ये मैंने पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख दिया। हम फिर से यही करेंगे जी, जो इसमें कॉमन टर्म है उसे कॉमन करेंगे, उसके बाद इसका एक सिग्मा के टर्म में जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो इसे आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसे क्लीन करूंगा। तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में तो जो टोटल फोर्स F1 है, इसमें देखिए आपका Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन, मैंने कॉमन कर दिया। तो अंदर हमारा क्या बचता है पहले टर्म में, Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब प्लस Q3 R1 माइनस R3 अपॉन, ये सारे वेक्टर है, मैं बार नहीं लगा रहा हूँ, ये वेक्टर ध्यान दीजिएगा आप लोग, और ये R1 माइनस R3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, यहाँ तक मैं कहाँ तक लिखूंगा, nth टर्म यानी Qn R1 माइनस Rn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब, ठीक है, कॉमन करके लिख लिया। अब इसका जनरल फॉर्म लिखूंगा, बिल्कुल सेम इट इज जैसे प्रीवियस किया वैसे ही करेंगे, बहुत टफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा केवल आप। तो ये F1 यहाँ पे क्या होगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो भी चीजें बिग ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं, फिर से क्या है, सीरीज है, और कैसा सीरीज है, एडिशन सीरीज है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा का, ठीक है। जो हमारा कॉमन टर्म है लिख दीजिए, देखो यहाँ पे 2 3 ये फिर 4 फिर n तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे Q, और जो वेरिएबल है इसलिए I, फिर देखिए 1 1 1 सब में है, यानी ये वेरी नहीं कर रहा है, तो क्या लिख देंगे आप R1। लेकिन देखिए दूसरा टर्म 2 फिर 3 फिर 4 फिर n, ये वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे R1 माइनस से क्या हो जाएगा Ri, तो ये Ri हो गया। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये मॉड R1 माइनस, देखिए वेरी कर रहा है ना 2 3 n, तो ये R1 माइनस Ri का क्यूब। तो ये भी आपका टोटल फोर्स बता रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, बस ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, ठीक है। आपको ध्यान यहाँ पे जाके देना है कि I यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, तो I की लोअर लिमिट हो गई 2, खत्म कहाँ हो रहा है n तक, तो फाइनल लिमिट हो गई n। अब I की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो पहला टर्म आपको मिल जाएगा, 3 रखेंगे दूसरा टर्म मिल जाएगा, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6, ऐसे nth टर्म तक आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, जब भी आप डेरिवेशन करें पेन और पेपर लेके करें, जब तक ये इस तरीके से आपको तैयार ना हो जाए कि आपको फिर नोट्स देखना ना पड़े। मतलब आप सब कॉपी किताब किनारे रख दीजिए, पेपर उठाइए, डेरिवेशन करना शुरू कर दीजिए। जब आपका डेरिवेशन शुरू से लास्ट एकदम बिना देखे कॉपी की हेल्प लिए हो जाए,
तब मानिए कि आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हमारा 2 लेक्चर के बाद, हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। तो मैं आपको इसका पीडीएफ और इसका जो भी न्यूमेरिकल कराना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।